फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट का सीरीगनेस करते हैं जिसका नाम है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अगर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होता है और जितने भी टीचर्स लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, उन सबों का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सब में सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए, आज से हम लोग सामान्य हिंदी का फुल सिलेबस करेंगे। उसी कड़ी में आज चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हिंदी का विकास एंड उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन सबों को हम सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में ही खत्म कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में ही देख लेंगे। यकीन मानिए कि इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेके अंत तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी पढ़ाऊंगा। तो चलिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबों को। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो हिंदी है वह विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राजभाषा है। चलिए और समझते हैं आगे। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 में एवं 8वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच उल्लेखित है। ठीक है, अगर पूछे आपको कि हिंदी भाषा का उल्लेख कहाँ पे है तो भाग 17 में है, 8वीं अनुसूची में है और 343 से 351 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था, है ना। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था तो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास का क्रम कैसे कैसे हुआ। हिंदी भाषा आखिर कहाँ से आई, उसके विकास में कौन कौन सी भाषा का सहयोग है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा से पाली भाषा का निर्माण हुआ, फिर उससे प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का निर्माण हुआ, उसके बाद अवभट्ट का निर्माण हुआ, है ना, उस भाषा का। और अवभट्ट से ही हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अवभट्ट को सौरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अवभट्ट को क्या बोलते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो अवभट्ट से ही हिंदी भाषा का फाइनली विकास हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट का। प्रमुख भाषा एवं उसकी लिपियां। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, इन सबों की जो लिपि है कौन सी तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी भी है। ठीक है, मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, चलिए अब देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तथा देवनागरी लिपि का ही प्राचीनतम रूप नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नागरी है वो देवनागरी लिपि का ही प्राचीनतम नाम है ना। पहले देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी बोलते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं हिंदी भाषा की लिपि। चलिए, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा, जो देवनागरी लिपि है वह बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आगे इनकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, जो देवनागरी लिपि होती है उसकी पहचान कैसी होती है तो क्षैतिज रेखा से होती है जिसे शिरोरेखा भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ना कमल, तो कमल ये जो लाइन जो पारे ना यही है शिरोरेखा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं आगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ उसको समझते हैं। चलिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख से मिलता है। याद रखिएगा, जो देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम विकास जो हुआ था वो गुजरात के नरेश जयभट्ट
कि एक अवैध शिलालेख से मिलता है ना, इसका विकास का एक उत्पत्ति मिलता है, ठीक है, एक प्रमाण मिलता है वहाँ पे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास आखिर किस लिपियों से हुई, ठीक है। तो चलिए देवनागरी लिपि का विकास, तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का निर्माण हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का निर्माण हुआ, और कुटिल लिपि से नागरी लिपि का निर्माण हुआ, और नागरी से ही देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ, ठीक है। ये थी लिपियों का सही क्रम, है ना, जो विकास क्रम होता है आपको याद रखिएगा, सिलरी वाइज याद रखिएगा। पहले ब्राह्मी आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल, फिर नागरी, फिर देवनागरी, ठीक है। आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, ठीक है। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, यह भी जो ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं की तरफ ही लिखी जाती है, ठीक है। आगे यह मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है, जो है ना, जो ब्राह्मी लिपि है वो क्या है, मात्रात्मक लिपि है और व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब समझते हैं संविधान में हिंदी का क्या उल्लेख है ना, कहाँ पर इसका प्रयोग है, समझते हैं। चलिए संविधान में हिंदी, हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा को संविधान ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष, है ना, 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में आयोजन हुआ था, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था, जो नागपुर है। दूसरा कहाँ हुआ था, तो मॉरिशस में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ, तो मॉरिशस में ही हुआ था, याद रखिएगा, 4 याद रखिएगा, है ना, भारत, मॉरिशस और भारत, मॉरिशस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसको समझते हैं और क्यों मनाया जाता है। आगे 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना, 10 जनवरी को ही हुआ था। इसीलिए उसको याद में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए अब 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो देखिए 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, और 2006 से ही प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे पहले विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता था, याद रखिएगा। 2006 से 10 जनवरी 2006 से ही पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, तब से अब तक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होगा आपको, इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टू डी पॉइंट जानकारी मिलेगी, आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं आगे भाषा परिवार। तो भारत में 2 भाषा परिवार, है ना, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहला भारतीय यूरोपीय, है ना, भारोपीय, जिसको बोलते हैं भारत और यूरोपीय मिलाकर, यह है 73%, इसको बोलने वाले की संख्या है। जबकि द्रविड़ परिवार, यह साउथ इंडियन जो है ना, उसका लैंग्वेज है। इसमें 23% भाषाएं, मतलब आदमी यानी कह सकते हैं कि लोग बोलते हैं, ठीक है। 73% बोलते हैं भारोपीय और 23% बोलते हैं द्रविड़ परिवार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारोपीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं फिर। चलिए देखिए आप लोग, भारोपीय परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। चलिए इसमें भारत और यूरोप में प्रचलित भाषाओं का समावेश है, नाम से स्पष्ट है, भारोपीय यानी भारत और यूरोप। चलिए इसके अंतर्गत हिंदी, रूसी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि भाषा शामिल है, ठीक है। किसके अंतर्गत, तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत, है ना। और इसे बोलने वाले की संख्या कितनी है, तो 73% है इसे बोलने वालों की संख्या, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए आप समझते हैं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए समझते हैं, इसे दक्षिण भारत की भाषा ही बोले जाते हैं। चलिए
आगे, दक्षिण भारत में प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया है। ये बोले थे ना आपको, द्रविड़ भाषा है वो दक्षिण परिवार या दक्षिण भारत का भाषा है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तेलु आदि भाषा शामिल है। ठीक है, ये सब भाषा कहाँ की है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। और इसको बोलने वाली संख्या कितनी है? तो 23% है इसको बोलने वाली संख्या। ठीक है, चलिए और समझते हैं आगे राजभाषा आयोग। ठीक है, इसके बारे में कुछ समझते हैं। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेड़ ने की अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों को पर सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपको पूछा सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन किसने किया था? तो सबसे पहले तो बीजी खेड़ ने ही किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में ही राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। चलिए आप देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए पहला पॉइंट इसमें है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ प्रकट करना, कथन अथवा कहना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से आया है। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ देखिए, भाषा। आखिर भाषा होता क्या है? तो मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम में साधन का प्रयोग करता है, माध्यम का या साधन का प्रयोग करता है, उसे भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखते हैं आगे, मूल भाषा संस्कृत है तथा जगत जननी भाषा भी संस्कृत है। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछे आपको कि मूल भाषा कौन सी है तो संस्कृत ही मूल भाषा है और जो जगत जननी भाषा भी संस्कृत को ही बोला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, ये दोनों पॉइंट समझिए फिर आगे चलते हैं। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होता क्या है? अगर आपको पूछ दिया जाए कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होता क्या है, तो आप पहले बोलिएगा कि भाषा को पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है और लास्ट में लिखा जाता है। ये है भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम। समझे? लेकिन एक थी विशेषज्ञ, है ना, भाषा की विशेषज्ञ थी जिसका नाम था मारिया मॉन्टेसरी। इसके अनुसार भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो देखिए, पहले इसके अनुसार है सुनना, तब बोलना, फिर लिखना और लास्ट में पढ़ना। ठीक है, ये मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम था, ये मनोवैज्ञानिक क्रम था भाषा सीखने का। अब दोनों को अच्छे से देख लीजिए कि इसमें क्या मतलब है। देखिए, दोनों सुनना सुनना दोनों में है, बोलना बोलना दोनों में है, लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक में पढ़ना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, ये आगे पीछे है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, ये सारे पॉइंट सिलेक्टेड है और यकीन मानिए कि इसमें से क्वेश्चन आपको 2D पॉइंट मिल जाएगा, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं। भाषा मूल संविधान में 14 थे जो बढ़कर 22 हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शुरू में भाषा का कितना था? 14 ही था, लेकिन जब अनुसूची बढ़ी ना तब तक उसमें इसको ऐड कर लिया गया। आगे, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है और ना ही मातृभाषा है। ये भी याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है। चलिए आप समझते हैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा होता क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं मातृभाषा होता क्या है। तो मातृभाषा माँ, परिवार, समाज द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। जो माँ से, परिवार से और समाज के द्वारा जो बोली जाती भाषा होती है या सीखने वाली भाषा होती है, उसे बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, आगे अब समझते हैं राजभाषा होता क्या है। तो राजभाषा हिंदी है। देखिए, प्रशासन की भाषा यानी कि जितने भी सरकारी गतिविधियां होती है वह हिंदी में ही होती है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, संविधान में। ठीक है, समझ में आ गया अब, हिंदी भारत की राजभाषा है। चलिए अब आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा होता क्या है। तो देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं, है ना। देश के संपूर्ण भाग में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, सबसे अधिक बोली जाती है, उसे ही बोलते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो गया होगा राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में। आगे अब देखते हैं आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वर्ण होती है। ठीक है, चलिए हम उसको वर्णमाला में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमें आप लोगों को संपूर्ण
जिसमें भी जितने भी हिंदी है, सामान्य हिंदी है, मैं आपको संपूर्ण पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। हिंदी में कुल 5 भाषा तथा 18 बोलियां हैं जो निम्न है। ठीक है, हिंदी में कुछ कितने भाषा है, तो 5 भाषा है और 18 बोलियां है जो इस प्रकार है। चलिए, इसे पहला है पश्चिमी हिंदी, है ना। इसमें कहला क्या है, पश्चिमी हिंदी की। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है हम देखते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत खली बोली जिसको बोकौर भी बोलते हैं, ब्रजभाषा हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं, बुंदेली कन्नौजी बोलियां आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो ये सारी भाषा आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद दूसरा भाषा कौन कौन सा है, तो पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसके अंतर्गत अवधी, बहोली, छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अब देखते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसके अंतर्गत मारवाड़ी, इसको बोलते हैं मेवाड़ी भी बोलते हैं, हैरोती, मेवाती, मालवी बोलियां आती है इसके अंतर्गत, किसके, राजस्थानी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चौथा पहाड़ी, पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है भाषा, इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी बोलियां आती है। ठीक है, पहाड़ी भाषा के अंतर्गत। चलिए चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलियां आती है। ठीक है, आज ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है आपका। और संपूर्ण टॉपिक को ऐसे ही पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेके अंत तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।